You can see one question on your screen that is explain assumption of law of demand. This question can be asked separately for 4 marks. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के assumption क्या है. और अगर 8 मार्क्स के लिए कंबाइंड क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद assumption, तो उस क्वेश्चन में भी आप ये आंसर लिख सकते हो. लेकिन आज स्पेशली मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको अगर 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आता है तो आप उसे किस तरह लिखोगे वो बताने वाला हूँ. तो आपको देखो आंसर में सबसे पहले शुरुआत करना है. लॉ ऑफ डिमांड इज़ वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पशन. लॉ ऑफ डिमांड कंजम्पशन का एक बेसिक लॉ है. एंड द लॉ ऑफ डिमांड वॉज एक्सप्लेन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स which was published in the year 1890. उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है अपने बुक में, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक पब्लिश हुआ था 1890 में. तो जो आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते समय जो इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हो उससे आपको शुरुआत करना है. आफ्टर दैट लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या था. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other thing being constant, the higher the price of the commodity, smaller the quantity demanded, and lower the price of the commodity, larger the quantity demanded. ये law of demand का statement है. और this law of demand is based on the above statement. ये आपको assumption लिखते समय एक introduction part पहले इस तरह लिखना है. Okay, so assumption of law of demand में आपको शुरुआत क्या करना है देखो. लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस. लॉ ऑफ डिमांड कुछ अजम्पशंस पे बेस है. इफ दीज अजम्पशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये अजम्पशन फुलफिल नहीं हुए, द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी एप्लीकेबल. मतलब अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड किधर भी अप्लाई करना है, ऑपरेट करना है, तो उसके कुछ अजम्पशंस हैं. अगर वो अजम्पशंस आप फॉलो करते हो तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा या तो ही वो ऑपरेट होगा. देन यू हैव टू राइट दैट फॉलोइंग आर दी assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. नाउ वन बाय वन अभी हम जो लॉ ऑफ डिमांड के assumption है उसे एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहला assumption है 1 कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. पहले इसे समझ लो अच्छी तरह. कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है. देखो इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर का इनकम ना इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए. इट रिमेन अनचेंज, इट रिमेन कांस्टेंट. कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, ना वो बढ़ना चाहिए ना वो कम होना चाहिए. क्योंकि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो उसका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, और अगर उसका परचेसिंग पावर बढ़ गया तो ज़्यादा कीमत रहेगा, ज़्यादा कीमत रहेगा तो भी वो कमोडिटी ज़्यादा परचेस करेगा. ही विल परचेज more commodity even at a higher price because उसके पॉकेट में भी ज़्यादा पैसा है, उसका इनकम बढ़ गया है, तो उसका परचेसिंग पावर बढ़ गया है. इसी को आप उल्टी तरह से समझ लो. एक ऑपोजिट एग्जांपल देता हूँ कि सपोज किसी कंज्यूमर का जॉब ही चला गया, उसका इनकम ज़ीरो हो गया. तो इनकम ज़ीरो हो गया तो उसका परचेसिंग पावर ज़ीरो हो गया. तो अगर उसका परचेसिंग पावर ज़ीरो हो गया तो कमोडिटी का प्राइस कम भी होता होगा तो भी वो कंज्यूमर उस कमोडिटी को परचेस नहीं कर पाएगा. ओके, ही कांट परचेज दैट कमोडिटी मोर इवन एट अ लोअर प्राइस. ओके, लोअर प्राइस में भी वो कमोडिटी परचेस नहीं कर पाएगा और लॉ ऑफ डिमांड इधर अप्लाई नहीं होगा. तो ये मैंने पहले आपको जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर दिया. अब इसे एग्जाम में आपको देखो कैसे लिखना है. इट इज अज्यूम दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज. लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन में ये पहला अजम्पशन है कि अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड प्रूव करना है, ऑपरेट करना है, अप्लाई करना है, तो कंज्यूमर का इनकम शुड नॉट बी चेंज. द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट. कंज्यूमर का लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ना वो बढ़ना चाहिए ना वो कम होना चाहिए. इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, ही मे बाय मोर कमोडिटी even at a higher price and the law of demand will not be operated. अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया
तो ही मे बाय मोर कमोडिटी इवन एट अ हायर प्राइस, ज़्यादा प्राइस में भी वो ज़्यादा कमोडिटी परचेस करेगा बिकॉज उसका परचेसिंग पावर बढ़ गया है, और ऐसा करने से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। The second assumption of law of demand is no change in size of population. So law of demand में ये भी एक assumption है, जिस assumption में ये बताया गया है कि जो population है, size of population है, ना वो increase होना चाहिए ना वो decrease होना चाहिए। देखिए सिंपल एग्जांपल, सपोज एक पर्टिकुलर सिटी का पॉपुलेशन 50,000 है, तो 50,000 है तो ऑब्वियसली 50,000 के हिसाब से ही उस जो सिटी है उधर का डिमांड होगा। लेकिन सडनली सपोज उस सिटी का पॉपुलेशन 50,000 से 60,000 हो गया, 70,000 हो गया, सडनली पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, तो उस हिसाब से उस एरिया का, उस सिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। या टेक इनवर्स एग्जांपल, सपोज सडनली उस सिटी का पॉपुलेशन 50,000 से डायरेक्टली डिक्रीज होके 30,000 हो गया, तो वो इफेक्ट करेगा उस सिटी के डिमांड को। दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दैट कि साइज ऑफ पॉपुलेशन ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज. It is also assumed that the size of composition remain unchanged. See, not only the size of population, at the same time उस एरिया का वो जो पॉपुलेशन है उसका जो कंपोजिशन मीन्स व्हाट, ये जो मेल फीमेल रेशो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। सडनली अगर नंबर ऑफ़ फीमेल बढ़ गया तो फीमेल से रिलेटेड जो कमोडिटी है उनका डिमांड बढ़ेगा, या सडनली अगर मेल का नंबर ऑफ़ मेल जो है वो बढ़ गए तो मेल से रिलेटेड जो कमोडिटी है उनका डिमांड बढ़ जाएगा। सो not only the size of population, at the same time the composition of population also remain unchanged. Change in the size of population of a country affect the total demand of the product. अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन का जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, अगर किसी कंट्री का साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का जो टोटल डिमांड है उस प्रोडक्ट के लिए उस पर इफेक्ट होगा। मूविंग टू थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज। सी, किसी भी कमोडिटी का डिमांड सिर्फ उस कमोडिटी पे डिपेंड नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी उसका डिमांड डिपेंड होता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर को जो कमोडिटी वो परचेस करने जा रहा है एट द सेम टाइम अगर उसको उसका सब्स्टिट्यूट चीपर प्राइस में, कम प्राइस में मिल रहा है, तो फिर वो जो कमोडिटी परचेस करने जा रहा है उसको छोड़ के वो दूसरा कमोडिटी परचेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंज्यूमर ओके हिज डिमांड नॉर्मली वो जाके एक कप चाय पीता है, अब चाय का सब्स्टिट्यूट हो गया कॉफ़ी, अब वो जा रहा है चाय पीने के लिए, लेकिन उसने देखा कि कॉफ़ी का प्राइस सडनली कम हो गया है, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया है तो फिर मैं चाय क्यों पीऊँ, वो जाके कॉफ़ी पिएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। या फिर वो कॉफ़ी पीता था नॉर्मली, उसने देखा कि चाय का प्राइस बहुत कम हो गया है, तो उसको अगर सब्स्टिट्यूट्स उस कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अगर कम प्राइस में मिलेगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर का डिमांड उसका जो मेन कमोडिटी उससे हट के जो चीपर कमोडिटी है उसका जो सब्स्टिट्यूट है उस पर मूव हो जाएगा। दैट्स वाई द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी ऑल्सो रिमेन अनचेंज. It is assumed that the price of substitute goods should not be changed. Any change in the price of substitute goods will affect the demand of the commodity. अगर किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट का भी प्राइस अगर चेंज हो जाता है तो उस कमोडिटी पे उसका इफेक्ट होता है। Moving to fourth assumption, that is price of complementary goods remain unchanged. जैसे मैंने बताया किसी भी कमोडिटी का डिमांड सिर्फ उस कमोडिटी पे डिपेंड नहीं होता है, उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी पे भी डिपेंड होता है। उसी तरह किसी भी कमोडिटी का डिमांड उसके कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी पे भी डिपेंड होता है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी? तो सब्स्टिट्यूट में मैंने आपको बताया चाय एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। तो कॉम्प्लीमेंट्री में मैं आपको बताऊंगा कार एंड पेट्रोल। व्हेन अ पर्सन इंटेंड टू परचेस अ पर्टिकुलर मोटर कार, अगर कोई
कंज्यूमर का इंटेंशन है कि वो एक मोटर कार परचेस करना चाहता है, तो जब वो मोटर कार परचेस करने जाएगा तो उसका पहले वो ये देखेगा कि पेट्रोल का प्राइस क्या है। अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसका जो इंटेंशन है कि वो मोटर कार परचेस करना चाहता है, वो मोटर कार परचेस करने का अपना ख्वाहिश वो छोड़ देगा अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। सो कमोडिटी का, किसी भी कमोडिटी का डिमांड सिर्फ उस कमोडिटी पर नहीं डिपेंड होता है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है उसको भी कंज्यूमर हमेशा पहले देखता है। So it is assumed that the price of complementary goods should not be changed. Change in the price of one complementary goods affect the demand for other commodity. एक का, जैसे मैंने कहा कि कार के डिमांड को अफेक्ट कर सकता है पेट्रोल का प्राइस। फिफ्थ हमारा अजम्पशन है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। कंज्यूमर का फ्यूचर, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में फ्यूचर में कुछ चेंजेस होने वाला है, इसके बारे में उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो उसको पहले से नहीं होना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, उसको फ्यूचर चेंज इन प्राइस के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल ले लो, सपोज कोई पर्सन ओनियन परचेस करने जा रहा है, 1 kg ओनियन का कीमत है 40 रुपीज़। अब उसको किधर से तो ये न्यूज़ मिल गया दैट दिस 1 kg ओनियन जो आज 40 रुपीज़ है वो कुछ दिनों में 100 रुपीज़ होने वाला है। तो ऐसे केस में 40 का 50 भी हो गया तो वो जाके वो ओनियन परचेस करके रखेगा, 60 भी हो गया तो भी परचेस करके रखेगा, ज़्यादा परचेस करेगा बिकॉज उसको पता है फ्यूचर में ये प्राइस 100 में जाने वाला है। सो इवन एट अ हायर प्राइस दैट पर्सन इज परचेसिंग दैट कमोडिटी मोर एंड मोर बिकॉज उसको फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के बारे में पता है। इसी तरह ले लो 1 kg ऑनियन ₹40 है एंड अगर उसको ये पता चला कि फ्यूचर में 1 kg ऑनियन का कीमत 10 रुपीज़ होने वाला है तो 40 से 30 भी हो गया तो भी कंज्यूमर जाके 1 kg ऑनियन परचेज नहीं करेगा, वो वेट करेगा। उसको पता है दिस 30 बिकम 20 एंड 20 बिकम 10। सो इवन एट अ लोअर प्राइस वो कमोडिटी परचेस करना अवॉइड करेगा बिकॉज उसको फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के बारे में पता है। So therefore it is one of the assumption that it is assumed that the consumer do not expect any future changes in price. If a consumer expect a rise in a price in future, he may buy more commodity in present even at a higher price. अगर उसे पता चला कि फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है तो आज उस कमोडिटी का प्राइस कंपेयर टू प्रेजेंट जो प्राइस है उससे बढ़ रहा होगा तो भी वो कमोडिटी ज़्यादा परचेस करके रखेगा। इफ कंज्यूमर, इसी तरह आप नेगेटिवली ले लो, इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ फॉल इन अ प्राइस इन फ्यूचर ही मे बाय लेस कमोडिटी इन प्रेजेंट इवन एट अ लोअर प्राइस। उसी तरह अगर उसको पता चला कि फ्यूचर में प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने वाला है तो आज उस कमोडिटी का प्राइस कंपेयर टू प्रेजेंट प्राइस कम हो रहा है तो भी वो कमोडिटी परचेस नहीं करेगा। Now sixth assumption of law of demand, no change in taste, habit, preference, fashion, etc. ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक assumption है कि कंज्यूमर का टेस्ट, उसका हैबिट, उसका प्रेफरेंसेस, उसका फैशन, ये सब भी अनचेंज होना चाहिए, ये सब भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए। इट इज़ assumed that consumer taste, habit, preference, fashion, etc. should not be changed. If these factors change, it will affect the demand for the commodity. अगर ये चेंज हो गया तो ऑब्वियसली कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंज्यूमर को एक हैबिट है, स्मोकिंग का हैबिट है, सडनली उसने वो अपना हैबिट गिव अप कर दिया तो हैबिट चेंज हो गया। सो इससे क्या होगा, सिगरेट का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। दैट्स वाई किसी कंज्यूमर का जो टेस्ट है, हैबिट है, प्रेफरेंसेस है, फैशन है, ये सब फैक्टर चेंज नहीं होने चाहिए। And the last point, that is no change in government taxation policy. अब ये तो आपको पिछले कुछ दिनों में समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट ने अगर कमोडिटी पे कोई नया टैक्स इम्पोज किया तो डेफिनेटली उस कमोडिटी का प्राइस जो आज प्रेजेंट में है उससे वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट टैक्स।
और फिर प्राइस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर वो कमोडिटी परचेस करना अवॉइड करेगा क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया बिकॉज ऑफ टैक्स। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ने किसी कमोडिटी में से टैक्स निकाल दिया तो कंज्यूमर को लगेगा अरे चलो टैक्स निकाल दिया, कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, तो कम हो गया तो कल तक जिसका परचेसिंग पावर नहीं था वो कमोडिटी परचेस करने का, तो प्राइस कम होने की वजह से कुछ नए कंज्यूमर मार्केट में आ जाएंगे और उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। Therefore, it is one of the assumption of law of demand that no change in government taxation policy. It is assumed that the government taxation policy should not be changed. If government impose any addition tax on commodity, it increase the price of commodity and negatively demand for the commodity. अगर गवर्नमेंट कोई नया टैक्स इम्पोज करता है तो अल्टीमेटली कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा और उसके डिमांड को नेगेटिवली इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह whereas if government remove any existing tax from the commodity, it decrease the price of the commodity and positively demand for the commodity. उसी तरह अगर कंज्यूमर ने गवर्नमेंट ने अगर किसी कमोडिटी का टैक्स निकाल दिया तो उस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा और प्राइस कम होने की वजह से उस कमोडिटी की डिमांड पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा और उसका डिमांड बढ़ जाएगा। सो दीज आर द 7 assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये 7 assumption याद रखने का मैं आपके लिए एक छोटा सा तरीका लेके आया हूँ। सबसे पहला था हमारा कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज, नो चेंज इन गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस फैशन एक्सेट्रा, and no expectation about future change in price. सो इस सब में देखो मैंने एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को मैंने उसका थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया और रेड में दिखाया है। तो अगर हम इस सब अल्फ़ाबेट से एक छोटा सा वर्ड बना ले, जैसे देखो इसमें आपको 2 C आर देयर, 2 S आर देयर, 2 T आर देयर एंड 1 F इज़ देयर। सो आई कैन फॉर्म अ वर्ड जो मुझे याद रहेगा और एग्ज़ाम में मैं पूरे 7 के 7 जो अजम्पशंस है वो लिख पाऊँगा। तो मुझे CST 2 बार दिख रहा है, सो आई कैन से दैट CST स्क्वायर, क्योंकि सब हर चीज़ 2 बार है और F मुझे सिंगल दिख रहा है तो मैं एक सिंपल वर्ड फॉर्म करूँगा दैट इज CST स्क्वायर F, सो दैट अगर ये वर्ड मेरा याद रह जाए तो अजम्पशन लिखने के लिए मुझे हेल्प होगा।